नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। लगातार आपको दिखाते चलें कि किस तरह से एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पामपोर में कोविड गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां और सरकारी मेले में स्कूली बच्चों व अन्य लोगों की भरमार लगी हुई है। प्रशासन के आदेश पर स्कूल बंद है, लेकिन मेलों पर रोक नहीं है और प्रशासन पर कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने का भी आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट पामपोर से निकलकर सामने आई है, जहां पर कोविड गाइडलाइंस की बिल्कुल भी देखिए आप किस तरह से धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है। मुकम्मल तरीके से पामपोर के अंदर से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एसओपीज का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी मेले में स्कूली बच्चों व अन्य लोगों की भरमार लगी हुई है और प्रशासन के आदेश पर यहां स्कूल बंद रखे गए हैं, लेकिन मेलों पर कोई रोक देखने को नहीं मिल रही है, जिस पर संज्ञान लेना काफी तरीके से बहुत जरूरी है। आप ये भी समझिए कि प्रशासन पर कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने का भी आरोप लग रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आम लोगों की भरमार यहां पर लगती हुई नजर आ रही है। 2 गज की दूरी नहीं रखी गई है, मास्क नहीं पहने गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको लेकर कितना काम हो रहा है जमीन पर, उसकी जीती जागती मिसाल आज सामने देखने को मिल रही है। क्योंकि पामपोर इलाका है जहां पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, जिस तरह से पामपोर के अंदर एसओपीज का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी तक क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए? मुरतब किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान गार्डन भी खुली है, आप सयाती मकामात से भी जा सकते हैं। और इस तरह के जो यहाँ मेला लगा दिया गया, यहाँ पर वही बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जहाँ स्कूल के जाने पर उन्हें पाबंदी है। इस वजह से कि थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव का आने का खदशा है, तो उससे पहले ही यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका वायलेशन खासा यहाँ पर हो रहा है। नाज़रीन के जेर हम वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, हाइजीन का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो उसके बाद सरकार ही या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ही जब इस मेले का इब्तिदा करेगा और उसके बाद सरकार कोविड गाइडलाइंस देगी, एसओपीज बताएगी, तो फिर ऐसे सूरत हाल का खुदा ही हाफिज है। लेकिन हिलाल, यहाँ पर सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, स्कूलों को रखा है इस चीज से मुस्तस्ना, स्कूलों पर ये पाबंदी है, बाकी सभी जगहें जो है वहाँ पर लोग जा रहे हैं। हिलाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हिलाल, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन उस पर अमल करवाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल वही बात मैं भी कह रहा हूँ, आम पेरेंट्स भी कह रहे हैं। जब वो ये विजुअल देख रहे हैं, जब वो इन पार्क्स एंड गार्डन में जाते हैं, फिर वहाँ पर रश देखते हैं, जब वो शहर श्रीनगर के बाजारों में जाते हैं, फिर रश देखते हैं, फिर जब वो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनमें जाते हैं और वहाँ पर 10 सवारियां बराबर देखते हैं, तो फिर प्रोटोकॉल कहाँ रहा, फिर एसओपीज कहाँ रहे? तो फिर इन सारे सेक्टर्स को जमा करने के बावजूद सिर्फ एक जगह यानी तालीमी इदारों को बंद रखना उन्हें हकीकत से दूर लग रहा है। और उन्हें लग रहा है कि जैसे यूनेस्को की तरफ से कहा गया है कि स्कूल सबसे पहले खुलने चाहिए और सबसे आखिर में बंद होने चाहिए, और गवर्नमेंट के पास ऐसा लग रहा है कि तालीम के सही कोई पॉलिसी नहीं है। यही वजह है कि तालीमी सेक्टर को ही फिलहाल बंद किया गया है। आज के डेट में आप देख सकते हैं कि गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि 25 अफराद से ज्यादा किसी भी फंक्शन में नहीं होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकारी स्तर पर जो फंक्शन होती है उनमें सैकड़ों की तादाद में कम अज कम लोग होते हैं। आपने 25 का डेटा वहां पे रखा है। कश्मीर के अंदर जो शादियां हो रही है, रिस्ट्रिक्शन गेस्ट की तादाद आपने 25 बताई है, लेकिन मुझे बताया शहर के अंदर में दर्जनों क्या सैकड़ों ऐसी शादियां हुई है जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे, लेकिन कोई देखने वाला, यानी प्रशासन की तरफ से ही पूरी तरह से धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही है, जिसका जीता जागता सबूत यहाँ पामपोर के अंदर देखने को मिला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से प्रशासन दावा कर रहा है कि एसओपीज की गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो महज क्या वो सिर्फ कागज तक ही सीमित है? बिल्कुल कागजात तक की सीमित है, बयान तक की सीमित है, ग्राउंड पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और जो गवर्नमेंट की एनफोर्समेंट भी है वो भी काफी नाकाम नजर आ रही है। सरकार के कई लोगों का यह आक्रोश है, ये गुस्सा है कि सरकार भी नाअहल है, कंसर्न डिपार्टमेंट भी नाअहल है, और लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल के नाम पर उससे फीस अभी भी वसूल किया जाता है, लेकिन ये नाइंसाफी नहीं है। तो और क्या है, ये पेरेंट्स का गिला है कि उनका मानना है कि हर जगह पर आपने छूट दी है, लेकिन तालीम को लेकर
स्कूल को लेकर आप कोई छूट नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब बाकी सेक्टर्स को लेकर रिस्क ली गई है तो स्कूल को लेकर आपकी किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है हिलाल कि प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने देखा गया है कि स्कूल कॉलेज को लेकर क्या कुछ होगी अब आगे आने वाले समय में अपडेट? देखिए, कल ही जो गाइडलाइंस आई है उसमें एक बार फिर से कहा गया है कि अगले फैसले तक, यानी जब सरकार कोई फैसला लेगी तब तक स्कूल कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर बंद ही रहेंगे। तो इस तरह से ये कल का फरमान सरकार की तरफ से, कल का ऑर्डर है, जिसके तहत यही कहा गया है कि जो गेस्ट की तादाद है वो 25 रहेगी, लेकिन कहीं पर यहाँ 25 नहीं देखते हैं, बल्कि 25 से बियॉन्ड देखते हैं, ज्यादा देखते हैं। सैकड़ों की तादाद में गेस्ट किसी फंक्शन में होते हैं, न सिर्फ गैर सरकारी बल्कि सरकारी स्तर पर। और जो कर्मचारी यहाँ मेले में ड्यूटी पर तैनात किए गए थे उन पर कोई कार्रवाई की गई है कि एसओपीज का पालन करवाने में उनमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामी देखी गई है? देखिए, जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, मुझे लगता है कि वो भी अब अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हैं। कुछ जगहों पर पुलिस को रखा गया है सिर्फ इस चीज के लिए कि वो रेवेन्यू जनरेशन करें, और वहां से वो कुछ हद तक गाड़ियों में जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके खिलाफ चालान करते हैं। बाकी तो कहीं पर भी कोई भी टीम नजर नहीं आ रही है, और अगर आती भी है तो वो ना के बराबर ही है। चलिए हिलाल, वाकई एसओपीज को जमीन पर हमला, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसओपीज का पालन करना बहुत जरूरी है, जो पामपोर के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ये मेले की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एसओपीज की धज्जियां लगातार उड़ती हुई नजर आई हैं। ऐसे लोगों पर भी नकेले कसने की जरूरत है और ऐसे कर्मचारियों पर भी नकेले कसने की जरूरत है जो लोग यहाँ पर तैनात किए गए थे, जिनका यहाँ पूरी तरह से फर्ज बनता था, ड्यूटी बनती थी कि एसओपीज का पालन करवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां आम लोगों पर भी बन रहा है कि आखिर अगर आप मेले के अंदर पहुंचे हुए हैं तो 2 गज की दूरी रखना कितना जरूरी था, मास्क पहनना कितना जरूरी था, यह समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सांबा से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर चोरों ने जिस तरह से सेंधमारी की है वो देखते ही बन रहा है, क्योंकि सांबा में चोरों ने फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। और रांझड़ी में सूने घर में चोरों ने यह सेंधमारी की है। हजारों रुपए की नकदी और 10 तोला सोना लेकर यहां से ये रफू चक्कर हो गए हैं और जिले में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है और पुलिस पूरी तरह से लंबी ताने सोई हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस विभाग पर भी सवालिया निशान कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस इन चोरों को धर दबोचने में नाकामयाब साबित हुई है, जिसकी वजह से सारा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सांबा में चोरों ने फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और रांझड़ी में सूने घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें निशाना बनाकर हजारों रुपए लूटे गए हैं, नकदी है और साथ ही साथ 10 तोला सोना भी जो है वो यहां से चोरी कर लिया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए, जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये बताइए, जिस तरह से चोरी की एक और घटना यहां पर फिर से देखने को मिली है, रांझड़ी इलाका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो रांझड़ी इलाका है ये राया के साथ सटा इलाका है और यहाँ पर कल चोरों ने एक घर पर सेंध लगाई, जिस घर से 10 तोले सोना और उसी के साथ साथ लगभग 70,000 रुपए कैश जो वो चुराकर रफू चक्कर हो गया। चोरों ने मौका पाया क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था और चोरों ने वहां उस घर पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बड़ी ब्राह्मणा से लेकर घगवाल तक के इलाके का जिक्र करें तो लगातार जम्मू में जिस तरह से चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही है, उसी तरह से सांबा में भी उतनी तेजी से चोरी की वारदातें यहां पर बढ़ती जा रही हैं। और खासतौर पर जो बड़ी ब्राह्मणा इलाका है, ये बड़ी ब्राह्मणा हब बनता जा रहा है चोरियों का, और ये पता लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है कि आखिर ये कौन लोग है, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर सक्रिय हुए हैं जो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, या फिर कुछ लोकल यहाँ पर इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। इसको लेकर लगातार पुलिस से भी कई बार गुहार लगाई गई है और पुलिस भी लगातार गश्त करवाती है, अलग अलग इलाकों में नफरी की जो तादाद है उसे बढ़ा देती है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार एक चोरियों के साथ साथ लोगों को डर बना हुआ कि ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा थ्रेट हुआ है इससे, क्योंकि कई बार दोपहर के समय में चोरियां हो रही है, कई रात के समय में चोरियां हो रही है, और रात के समय में या दोपहर के समय में लोग जो अकेले घर पर होते हैं उनको तेजधार हथियारों के साथ उनके ऊपर हमला भी जो है वो किया जाता है। क्योंकि जिन औजारों का इस्तेमाल चोरी के लिए किया जाता है, अलमारियां तोड़ने के लिए किया जाता है, उन्हीं हथियारों से लोगों के ऊपर भी हमला किया जाता है चोरों द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक गंभीर मसला बन चुका है कि जिला सांबा जो सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है इन चोरियों का, ऋषि, ये बताइए कि जिस तरह से राया इलाके की आपने बात कही है, बड़ी ब्राह्मणा की भी आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, और किस तरह से गश्त लगाई गई है पुलिस की तरफ से, वहां पर क्या लगता है पेट्रोलिंग करना कितना जरूरी है?
देखिए बिल्कुल ये सही कहा आपने, पेट्रोलिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन शायद जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका ये भी कहीं ना कहीं तर्क होता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा नफरी नहीं है, हम गश्त किस तरह से करवाएं। लेकिन कहने के बावजूद एक आध जो पुलिस जवान है उसे लगा दिया जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर शक रहता है कि ये जो क्राइम करने का जो एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ी ब्राह्मणा हो या फिर सांबा हो, यहाँ पर नफरी लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए नफरी तो पुलिस के अधिकारी ही लगाएंगे, और या फिर जिस तरह से बीडीसीज हैं उनको भी लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि किसी तरह से इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। और आशा आपको मैं ये भी बता दूं कि कई सारी वारदातें जब चोरियों की पेश आती हैं, जब उनकी सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो उसमें वो बेखौफ होकर चोरी करते हुए नजर आते हैं, और वो फुटेज भी पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन शायद कार्रवाई जो की जाती है वो सरंजाम कार्रवाई नहीं चढ़ पाती है। और तो ऋषि क्या लगता है कि इस बीच में पुलिस इसे पूरी तरह से संजीदा नहीं ले रही है, यानी अपना जो एक फोकस है वो नहीं दिखा रही है, अच्छे से काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, बस ऐसे हल्के में लिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, सुलझा लिया जाएगा, जिसकी वजह से दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए हल्के में लेना इस तरह से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस तक जब इस तरह का कोई केस सामने आता है पुलिस छानबीन तो करती है, लेकिन शायद इसमें मुस्तैदी लगाने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो केस जो वो सॉल्व हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, उससे काफी लंबा एक अरसा ले लिया जाता है। लेकिन ऋषि, जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी बताई जाती है जिसमें चोर चोरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पुलिस हरकत में नहीं आती है तो जाहिर तरीके से इसे फिर लाइटली लेना ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही कहा, ये लाइटली ही लिया जा रहा है, क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूं कि काम तो किया जाता है लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं किया जाता है, फिर लोगों को काफी मुश्किलें पेश आती हैं, रिकवरी नहीं हो पाती है, जो लोगों की मेहनत की पूंजी होती है वो चली जाती है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मैं पूरे गगवाल तक का जिक्र कर रहा हूं, तो गगवाल इलाके में एक बाइक भी चोरी हो जाती है घर के बाहर से ही। वो व्यक्ति जिसने काफी मेहनत से एक बाइक ली थी, जो फैक्ट्री में एक मुलाजिम है काम करता है, उसके घर के बाहर से बाइक चोरी हो जाना, तो एक सवालिया निशान जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है कि चोरियों की वारदातें पिछले 2 से 3 महीने में काफी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन जिला सांबा की बात नहीं है ऋषि, जम्मू संभाग की आप पूरी बात कर लीजिए, हर जगह पर चोरी की घटनाएं पेश आ रही हैं। गाड़ियां लोग रात को बाहर खड़ी करते हैं लेकिन टायर चोरी हो जाते हैं, और सुबह जब देखा जाता है ईंट पर गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस उसमें भी कार्रवाई नहीं कर पाती। ये लोगों के आरोप हैं, लोग इस तरह से बात करते हुए नजर आते हैं कि पुलिस अगर समय पर कार्रवाई करे तो जाहिर तरीके से चोरों पर नकेल कसी जा सकती है। अब अगर जिला सांबा की बात करें, आप ये बताइए जो कल यहां पर चोरी हुई है, अभी तक पुलिस कहां पहुंची? देखिए आपको बता दें कि अभी की जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आई है कि जिनके घर पर ये चोरी हुई है वो सारे लोग पुलिस स्टेशन विजयपुर में पहुंचे हैं, और वहां पर पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन चोरों की धरपकड़ की जाए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी का लॉस तो हुआ ही है, इससे ह्यूमन लाइफ को काफी ज्यादा थ्रेट है। इसी को लेकर वहां के जो पंच सरपंच है वो भी मौके पर पहुंचे हुए पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। और जो बाइक चोरी का मामला है, इसमें भी जो जिसकी बाइक चोरी हुई है वो भी कंप्लेंट दर्ज करवा चुका है। अब पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द ये सारी रिकवरी जो वो करेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी पुलिस के ऊपर काम करती है और कितनी जल्दी ये जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो वो रिकवर हो पाता है। जुड़ने के लिए तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि कितने समय में पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाएगी। ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जिला सांबा से इस तरह से चोरी की घटनाएं सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है, जिसकी वजह से चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए अब पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहा है, और आज फिर से जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। और जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे ड्रोन ने अरनिया के बुलाचक में स्थित बीओपी पर भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया, और बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन के देखे जाने पर उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग होने पर यह ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया। बीएसएफ के जवानों द्वारा ड्रोन को निशाना बनाकर करीब 25 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद बीएसएफ ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। घुसपैठ की कोशिशों में नाकाम रहने वाले के बाद यहां पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की साजिशें रच रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आए दिन ड्रोन भेज रहा है, और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो कश्मीर में भारतीय सीमा के करीब शकरगढ़ इलाका है, और इलाके में पाकिस्तान ने आतंक फैलाने के लिए ड्रोन का कंट्रोल रूम भी तैयार किया है। सूत्रों की माने तो यहीं से ड्रोन के जरिए आतंकी हमले की योजनाएं बनाई जा रही हैं। पिछले 2 महीने में दर्जन भर से भी ज्यादा संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने की घटनाएं यहां पर सामने आई हैं। तो
तो इथेनॉल मिश्रित तेल से गाड़ी चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ी चालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इथेनॉल युक्त तेल के चलते कई बार उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मैकेनिक की ओर रुख करना पड़ रहा है। इन लोगों ने कहा कि पहले ही तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में इथेनॉल के कारण उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतना महंगा तेल खरीदकर वे गाड़ी में डलवा रहे हैं तो कम से कम उन्हें तेल तो अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। मतलब परेशानी है हम लोगों के लिए। आज फिर से टंकी खुलवाई है भैया उनकी, अपनी भी टंकी खुलवा के बैठे हैं। हफ्ता हो गया, इससे इंजन भी खराब हो गया। मेरी गाड़ी 15 दिन से बंद है, कोई फायदा नहीं होगा। इंजन खराब हो जाएगा, लोगों को भी कोई दिक्कत आ गई है ये चीजें करने में। 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, फिर से गाड़ी बंद हो जा रही है तेल से। इसकी जो नीचे ये तेल आ रहा पानी की तरह, कोई फायदा है नहीं गवर्नमेंट को काम करवाने का। लगता है कि हम लोगों के लिए परेशानी बढ़ रही है और दिक्कत ये आ रही है कि तेल में बहुत प्रॉब्लम है और गरीब बंदा कहाँ जाएगा। एक तो इसमें एथोल और दूसरे कोई पता नहीं कब भाई कहाँ पे खड़ी हो जाएगी। टाइम पे टाइम जाना होगा तो कैसे जाएंगे, कहीं कहीं जाना होगा कैसे किस तरह जा सकते हैं। और हर प्रॉब्लम जब भी तेल निकलवाएंगे 1-1.5 दिन का तेल तो गया ही गया। अभी कितने लोग मौजूद हैं, सबको क्या प्रॉब्लम है? कम से कम 4-5 बंदे हैं यहाँ पे और सबको यही प्रॉब्लम है। लगता है कि पहले हम लोग रात को निकल जाते थे, मालूम है कि बाइक हमारी पहुंच जाएगी। क्यों, क्या वजह है? तेल की प्रॉब्लम, कोई पता नहीं है कि कब गाड़ी कहाँ पे खड़ी हो जाएगी। वो आगे था तेल ठीक था, अब तेल भी इतना महंगा है, ऊपर तेल भी खराब, कोई पता नहीं गाड़ी कहाँ पे खड़ी हो जाएगी, कोई पता नहीं। क्या अपील करेंगे, क्या अपील करेंगे आप? अपील तो ये है कि तेल सही मिले, और इतना महंगा तेल ले रहे हैं तो चीज़ तो सही मिले। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? जैसे मैंने कार्बोरेटर को हाथ लगाया तो उसमें कार्बोरेटर में पानी था। फिर मैंने देखा पानी आ गया पीछे, पानी कहाँ से आया, पानी आया टैंकी में से। फिर मैंने उसकी टैंकी खोली, टैंकी में कम से कम मुझे 1.5-2 लीटर पानी था उसके अंदर। तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर दूसरी गाड़ी खोली मैंने, उसके बाद दूसरी गाड़ी में सेम प्रॉब्लम, यही दिक्कत। फिर मैंने दोनों गाड़ी टैंकी वाला पास की, गाड़ी स्टार्ट की। बेचारे को 2-3 गाड़ी ऐसे हमारे बेचारे के ऐसे लगे दुकान पे लगे। अभी सुबह सुबह अपने 4-5 जो कस्टमर आए हुए हैं, सबको यही दिक्कत है। अब मैं कहीं पेट्रोल में पानी आ रहा है, क्या हाल है, पेट्रोल मिक्स आ रहा है, पेट्रोल कम है और पानी ज़्यादा सी। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग रात को बाइक लेके निकलते हैं, कहीं खराब हो जाए, उनको क्या मैसेज रहेगा, क्या चीज़ें जरूरत? ये है कि मैं उनको बोल रहा भैया पढ़ना पड़ेगा, तो जो भी आपका सामान जेब में डाल के चलो। भरोसा नहीं गाड़ी कहाँ खराब है, क्योंकि जो दिक्कत आई आएगी पेट्रोल ही गंदा, हम कहाँ उसके पीछे भागे। तो डोडा जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात भी पुल डोडा के नजदीक मरसू में एक बोलेरो कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान राम सिंह उम्र 30 वर्ष चिल्ली गुंडू के रूप में की गई है और गंभीर हालत में राम सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। कुछ देर पहले लगभग 10 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ है। गड़सू के मकाम पे एक बोलेरो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ वहीं के कुछ मकामी लोग हैं जिनने वहां पे रेस्क्यू किया और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं अबाबिल की गाड़ी जो टाइमली वहां पे पहुंची और बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की गई। अबाबिल की टीम वहां पे पहुंची और जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा लाया गया, मगर तब तक उस शख्स ने दम तोड़ा था। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर थोड़ा सा बताएं, ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ कौन सी लोकेशन थी, किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ? ये सर ये हुई गड़सू से आगे एक्सीडेंट हुआ, गड़सू से आगे थोड़ा, तो वहाँ से नीचे बोलेरो गाड़ी गई, तो इसमें था ड्राइवर राम सिंह। अब वहीं पे काम वगैरह करते हैं? मैं करता हूँ क्रशर पे काम। तो ये शख्स कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था चिल्ली का, भले चिल्ली आता है वहाँ, नाम है चिल्ली, वहाँ का रहने वाला। ये किसी कंपनी वगैरह में काम करता है? हाँ जी, कंपनी में काम कर रहा है। लगभग कितनी गाड़ी नीचे गई है? दरिया के कंडे के साथ में है गाड़ी। किस कारण से क्या अभी तक पता लगता है, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है? अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ बड़ा पत्थर भी आया है बीच में, ठीक, तो उसके अगली साइड रोड है जी, तो वहाँ से नीचे गई है गाड़ी। तो अब क्या बाकी भी कुछ लोग थे इसके साथ, क्या अकेला था? नहीं, ये अकेला था।
फिर से तब तक गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर देश के साथ साथ जम्मू में भी विरोध जारी हो गया है। महबूबा के बयान को लेकर आज जम्मू में भाजपा ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया और महबूबा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती का पुतला भी दहन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मजोत सत्ती ने यहां पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से महबूबा मुफ्ती के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर दी। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तालिबानी महबूबा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आरसपुरा की मरालिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर प्रदर्शन किया और उनके इस बयान की घोर निंदा की। बीजेपी मंडल की प्रवक्ता ज्योति शर्मा ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से क्या हालात बने हुए हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर महबूबा को तालिबान से इतना ही प्यार है तो 2 दिन वहां रुककर वो देख ले और क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता ने महबूबा से सवाल किया है कि क्यों आप छोटे छोटे बच्चों को यहां गन उठाने के लिए उकसा रही हैं और साथ ही ये भी कहा कि जब तक केंद्र में बीजेपी सरकार है तब तक देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय जिंदाबाद जी। सर्वप्रथम वंदे मातरम। आज जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के अध्यक्ष हैं और भूतपूर्व सीएम हैं जेएनके की, उनके खिलाफ है। उन्होंने परसों एक बयान दिया था कि तालिबान के हक में, तालिबान के फेवर में बयान दिया था कि कश्मीर में वही हालात बनेंगे जो तालिबान में बने हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। महबूबा को ये समझना चाहिए कि तालिबान और कश्मीर में बहुत फर्क है। अगर आपको ज्यादा ही तालिबान प्यारा तो 2 दिन वहां रह के देखो किस तरह के औरतों पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, औरतों की नीलामी की जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन आपको तालिबान की बहुत फिक्र है और आप तालिबान मॉडल क्या कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। क्यों छोटे छोटे बच्चों को आप उकसा रही हैं, कश्मीर के बच्चों को उकसा रही हैं, और वो बेचारे क्या करेंगे, आपकी बातों में आके गन उठा लेंगे, गन उठाएंगे, 24 घंटे में आर्मी इनकाउंटर कर देगी। क्यों बच्चों को बर्बाद करने पर आप तुले हो? महबूबा जी, ये भारत है, ये तालिबान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। मोदी जी बैठे हुए हैं सेंटर में। जब तक मोदी जी है ना, तालिबान यहाँ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मानसिकता बदलिए। तालिबान का देखिए, तालिबान ने क्या किया। औरतों की नीलामी हो रही है, 2-2 कोड़ियों में औरतें बिक रही हैं वहाँ पे, और आपको तालिबान की पकड़ी कि तालिबान जैसे हालात हो जाएंगे श्रीनगर में। आप यही चाहते हैं कि वहाँ भी आके आपको वहाँ औरतों की 2-2 कोड़ी में नीलामी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक भारतीय सेना है और केंद्र में मोदी जी है, तब तक तालिबान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपके लिए भी चेतावनी है और आपके जो आपके हमदर्द है उनके लिए भी चेतावनी है। तो बिश्नाह में पुलिस के नाक तले आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बीती रात भी बिश्नाह के वार्ड नंबर 13 में चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए दुकानों से नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस घटना से पीड़ित दुकानदारों में भारी रोष देखा गया। इन लोगों के मुताबिक आए दिन चोर कस्बे में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक इन चोरों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाई है और यहां पर पुलिस को काफी तरीके से संज्ञान लेने की जरूरत है। एक शॉप है वार्ड नंबर 13 में जो मेन हाईवे में है। तो कल रात को मेरी दुकान पे चोरी हो गई है, जिसमें थोड़ा सा कैश भी था और भी सामान, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो भी ले गए हैं। तो वार्ड नंबर 13 में एक चोरी और हो गई है। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन चोरों को जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने रात को ताले भी तोड़ दिए हैं और थोड़ा सा उनके हथियारों के जो कवर होते हैं वो भी पड़े हुए हैं इधर। तो पुलिस प्रशासन से, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सी लगाम लगाया जाए, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जिला सांबा के विजयपुर कस्बे से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित गांव शिवनगर पिछड़ेपन का शिकार है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि आधुनिक दौर में भी उनका गांव सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन लोगों के मुताबिक गांव की सड़क खस्ता हालत होने के कारण अब सफर करना भी यहां मुश्किल हो गया है और आए दिन खराब सड़क के कारण हादसे भी पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा।
ना इत्थे रोड दिखिया कोई बने दा, ना इत्थे गलियां दिखियां बनियां, ना इत्थे बिजली मिलदी सही ते ना इत्थे पानी मिलदा सही ते असीं बहुत परेशानी च पे आ। सड़क की साडी हालत बड़ी बुरी है, बहुत जबरदस्त बुरी हालत होंदी भी है। इत्थे आंदे जांदे गड्डियां बिच डिगदियां ने, मोटरसाइकिल डिगदे ने, स्कूटर डिगदे ने, लेडीज डिगदी है, बच्चे डिगदे ने। जिन्नी जल्दी हो सकती है साडी इहो परेशानी है कि रोड खाली वादा कीता ही साडे नाल करके वादा सारे ने कीता, जिन्ने भी आए ना, गंगा आया ही, मनजीत आया ही, सलाथी आया ही, जेडे भी इत्थों के प्रेसिडेंट वगैरह जितने भी हैं पंच जो सब इत्थे आए, सब ने इत्थे लारा दिता, अपना मतलब कढ़िया ते सड़कां इत्थे सानूं टुटियां दे के चले गए, ना बनाइयां ना ते ना बननियां। लैंदे न प्यार प्यार नाल लैंदे न, वोट लैके फरार हो जांदे न ते ना रोड बनाया ते ना इत्थे गलियां बनाइयां, ना इत्थे नालियां बनाइयां न ते ना इत्थे बिजली सानूं टाइम नाल मिलदी है। सर ये रोड की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरी ये पास में शॉप है मेडिकल की, तो ज़्यादातर देखो, एक तो ये देखो यहाँ से पत्थर पटक के बजे हैं, 2-3 बार मेरा शीशा भी टूट चुका है और 1-2 बार मैं डलवा चुका हूँ, फिर इधर हो जाता है ऐसा हादसा। तो मेरे को ये पता कि खाली इधर जानी नुकसान नहीं हुआ, बट ये है कि इंजर तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, इतने ज़्यादा कुछ लोगों को लग जाती है कि कई बार मेरे को फर्स्ट एड देनी पड़ती है, तो उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस मोहल्ले वालों को ये रोड की। तो मेरी डीसी साहब से यही गुजारिश है कि फटाफट इस रोड का कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंजर रोड होगा तो लोगों को जाने की दिक्कत होगी। अभी तो स्कूल भी नहीं लगा हुआ, जब स्कूल लग जाएंगे तो फिर बच्चों का क्या हाल होगा ना। अजे सानू तो 8-10 साल हो गया दिखते हैं, ना इत्थे कोई गली ना नाली ना कोई विकास होया अजे तक किसी चीज़ का भी। प्रॉब्लम ये आती है कि हुण तो लॉकडाउन है, जदों लॉकडाउन खुलिया स्कूल बच्चे जाते हैं तो बूट उतार के सवेरा उन्होंने सड़क पर खड़ के पैर धो के पहुँचते हैं। इत्थे मतलब इन्ना पानी हो जाता तो इन्ना चिक्कड़ लंघन नहीं होंदा किसी पासियों। श्रीनगर च कोई विकास नहीं असीं दिखिया जी, इत्थे तो विकास कोई होया ही नहीं ते ना असीं दिखिया। डीडीसी मैंबर भी आई थी तो कहती जी रोड बन जाएगा, जो वोटां का टाइम है तो बोलती रोड बन जाएगा, तो अजे तक तो कोई मतलब दोबारा आगे सानू पुछया ही नहीं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।